Hello everyone, I am Monica. In this video, I will explain the poem My Last Touches written by Robert Browning. Robert Browning was a Victorian poet. There are two specialties of Robert Browning. First is he was an optimistic poet, and second is he wrote dramatic monologue. रॉबर्ट ब्राउनिंग जो विक्टोरियन एज से संबंध रखते थे, एक ऑप्टिमिस्टिक पोएट थे, आशावादी कवि थे। परिस्थिति कितनी भी बुरी से बुरी क्यों ना हो, हमेशा उन्होंने जीवन का एक सकारात्मक पहलू देखा है, ऑप्टिमिज़म को देखा है। अपनी हर पोएम के अंदर उन्होंने ऑप्टिमिस्टिक फ़िलॉसफ़ी दिखाई है, अपना आशावादी दृष्टिकोण दिखाया है। And the second thing is he wrote dramatic monologue. Dramatic monologue means when a speaker speaks before the silent listeners. जब एक बोलने वाला अपने सामने बैठे चुपचाप दर्शकों के आगे अपनी बात को प्रेजेंट करता है, that is dramatic monologue. I have already posted a video on dramatic monologue. So Robert Browning was a Victorian poet who showed optimistic philosophy in his poems, and he wrote dramatic monologue. Now the poem My Last Touches. Duchess. Duchess is the wife of Duke. Duke was a reputed post in the court, and the wife of Duke is called the Duchess. The speaker of this poem is a 16th century Italian duke. In this poem, in this dramatic monologue, Duke talks about his last wife. He comments on her habits, nature, and character. While doing so, he expresses his opinion and reveals his own character. So the title is My Last Duchess, मेरी अंतिम पीछे वाली डचेस पत्नी। ड्यूक अपनी पहली पत्नी के बारे में बात करता है इस कविता के अंदर। वो उसकी आदतों के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में बात करता है। और जब वो अपनी पत्नी के बारे में अपने ओपिनियन बताता है, अपने विचार एक्सप्रेस करता है, तो उसका खुद का भी जो कैरेक्टर है वो हाईलाइट होता है। So in brief, we can say that in this poem, the Duke talks about his last wife. Here is the poem, My Last Touches, My Last Wife. Situation is that Duke is a widower. He has received a messenger from neighboring count who has sent a marriage proposal offering the hand of his daughter to the Duke. The Duke is a lover of art. He shows the messenger a big painting of his former wife. The messenger shows his eagerness to know something about the last duchess. So the Duke talks about his late wife to the messenger. Duke जो एक विडोवर है, एक विधुर है, उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही है। क्योंकि अब उसकी पत्नी जीवित नहीं है, तो पड़ोसी राज्य से एक मैसेंजर आता है, एक दूत आता है, एक संदेशवाहक आता है। पड़ोसी राज्य की एक रेपुटेड पर्सन की बेटी के लिए हाथ मांगने के लिए एक मैरिज प्रपोज़ल लेकर आता है कि पड़ोसी राज्य में एक लड़की है जिसका विवाह करने के लिए उसके पिता ने संदेशा भेजा है। ड्यूक के साथ वो विवाह करना चाहते हैं अपनी बेटी का। अब जब मैरिज प्रपोज़ल आता है, शादी का प्रस्ताव आता है, तो जो ड्यूक है वो मैसेंजर को संदेशा लेके जो पर्सन आया है उसको एक बहुत बड़ी सारी तस्वीर दिखाता है। वो तस्वीर किसकी है? लास्ट डचेस, उसकी पत्नी की है। जो संदेशा लेकर आया है वो भी बड़ा उत्सुक होता है ड्यूक की अंतिम पत्नी के बारे में जानने के लिए। फिर ड्यूक अपनी पत्नी के बारे में उस मैसेंजर को बताता है। क्या बताता है? यही सब कुछ है इस पोएम में। दैट इज़ माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग
as if she were alive. Alive means जीवित. ड्यूक मैसेंजर से कहता है कि ये मेरी लास्ट वाइफ है जिसकी तस्वीर इस दीवार पर टंगी हुई है. लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, ऐसा लगता है जैसे कि ये जीवित है. आई कॉल दैट पीस अ वंडर. ड्यूक कहता है कि ये तस्वीर किसी वंडर से कम नहीं है, किसी आश्चर्य से कम नहीं है. फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड वर्कड बिजीली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स. फ्रा पेंडोल्फ एक प्रसिद्ध पेंटर हुए हैं. ड्यूक ने कहा कि एक प्रसिद्ध चित्रकार फ्रा पेंडोल्फ, उन्होंने पूरी व्यस्तता के साथ एक दिन काम किया. मीन्स इस तस्वीर को बनाने के लिए एक पूरा दिन लगाया. एंड देयर शी स्टैंड्स, और उसका परिणाम ये निकला कि ये जो तस्वीर है ये तैयार हो गई, ये तुम्हारे सामने है. विलन प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर. ड्यूक मैसेंजर को कह रहा है, क्या आप यहाँ पर बैठकर इस तस्वीर को देखेंगे. सो इन दीज लाइन्स द ड्यूक इज शोइंग द मैसेंजर द पिक्चर ऑफ हिज डेड वाइफ, and the picture seems to be alive because a very famous painter, Fra Pandolf, painted it. Duke asked the messenger to sit and look at his wife's portrait. I said, Fra Pandolf by design. ड्यूक कहते हैं, मैंने फ्रा पेंडोल्फ का नाम जानबूझकर लिया. बाय डिज़ाइन मीन्स जानबूझकर. फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर काउंटेंस मीन्स चेहरा, फेस. ड्यूक कहता है कि जब भी मैं किसी स्ट्रेंजर को, अजनबी को यह तस्वीर दिखाता हूँ तो इसके चेहरे की संजीवता देखकर हर कोई हैरान होता है. द डेप्थ एंड पैशन फॉर ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस. अर्नेस्ट मीन्स सीरियस, गंभीर. ग्लांस मीन्स विजन, दृष्टि. ड्यूक कहता है कि वह उसकी सुंदर आँखों की गहराई पर हैरान होता है. बट टू माई सेल्फ दे टर्न सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई. बट टू माई सेल्फ दे टर्न, और फिर जिस भी पर्सन को ये तस्वीर दिखाई जाती है वो मेरी तरफ मुड़ता है ये जानने के लिए. सिंस नन पुट बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, और इस पर्दे को जो मैंने तुम्हारे लिए हटाया है. मीन्स उस तस्वीर के ऊपर एक पतला सा कर्टन था और वो कर्टन, वो पर्दा जो ड्यूक है वो हटाता है. वो एक ड्यूक कहता है मैसेंजर को कि ये पर्दा जो मैंने तुम्हारे लिए इस तस्वीर पर से हटाया है. एंड सीम्ड as they would ask me if they durst means हिम्मत करना. How such a glance came there, so note the first, are you to turn and ask thus. मैसेंजर जब ड्यूक की तरफ मुड़ता है ये जानने के लिए कि ये जो तस्वीर है ये इतनी लाइवली, इतनी संजीव किस तरह से है, किस तरह से उसके चेहरे पर इतना ऐसा लगता है जैसे कि वो वास्तव में बैठी है. तो जो मैसेंजर को ड्यूक कहता है कि मैसेंजर ऐसा पहला व्यक्ति नहीं है जिसने उसकी तारीफ़ की है और बहुत ज़्यादा हैरानी व्यक्त की है इस तस्वीर को देखकर. तो यहाँ ड्यूक कहता है कि तस्वीर के ऊपर से जो पर्दा, जो कर्टन उसने हटाया है वो उसके अलावा कोई और नहीं हटाता. और ऐसा लगता है कि अगर किसी में हिम्मत है तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछे कि जो डचेस है उसकी दृष्टि में इस तरह का भाव किस तरह से आया. साथ ही साथ ड्यूक मैसेंजर को कहता है कि तुम पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है. सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली cold that spot of joy into the Duchess' cheek. Perhaps
Farah Pandolf chanced to say, her mental lapse over my lady's wrist too much, or paint must never hope to reproduce the faint half flush that ties along her throat. Mental means पोशाक, reproduce means बनाना, क्रिएट करना, थ्रोट मीन्स गला। अब ड्यूक और मैसेंजर उस पेंटिंग के सामने खड़े हैं और जो ड्यूक है वो कारण बताता है कि उसके डचेस के गालों में जो खुशी की लालिमा है वो किस कारण है। ड्यूक कहता है कि वो इसलिए नहीं है कि उसका हस्बैंड उसके पास खड़ा है, उसके नज़दीक है, कि इसलिए उसके जो चिक्स हैं वो खुश हैं, लाल हैं। हो सकता है, परहैप्स मीन्स शायद, हो सकता है फ्रा पेंडोल्फ जो एक पेंटर हैं उसने तस्वीर बनाते हुए डचेस को कहा हो, हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज़ रिस्ट टू मच। लेडीज़ रिस्ट मीन्स कलाई। हो सकता है चित्रकार फ्रा पेंडोल्फ ने कहा हो, मेंटल मीन्स क्लोथिंग, उसकी पोशाक, कि वो अपनी पोशाक को अपनी कलाई तक उसकी पोशाक आ गई है, मीन्स उसकी तारीफ़ की हो। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट टाइज अलोंग हिज थ्रोट। और कहा हो कि जो लालिमा आपके चेहरे पर है, डचेस के चेहरे पर है, उसको कोई भी चित्रकार चित्रित नहीं कर सकता, उसकी पेंटिंग नहीं बना सकता। और अपनी तारीफ़ सुनने के बाद जो डचेस है वो शर्मा गई हो और ये लालिमा उसके चेहरे पर आई हो जो उसके गले तक दिखाई दे रही है। सच स्टफ, इस तरह की बातें, was courtesy she thought and cause enough for calling up that spot of joy। इस तरह की तारीफ़ की बातें कारण हो सकती हैं कि जो डचेस है उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए हों और उसके गाल हैं वो लालिमा से भर गए हों। सो हेयर द ड्यूक एक्सप्लेन्स द रीज़न ऑफ रेड स्पॉट ऑफ जॉय on Duchess' face. This red spot of joy was not on account of her husband's presence near her, but because of the flattering words by painter Fra Pandolf. She had a heart, how shall I say, too soon made glad. Here, the Duke tells the messenger about the behavior of his dead wife. ड्यूक अपनी मृत पत्नी के बिहेवियर के बारे में मैसेंजर को बताता है। वो कहता है, शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लैड, कि वो एक बहुत ही साधारण दिल वाली महिला थी, वो बहुत ही जल्दी खुश हो जाती थी। ग्लैड मीन्स खुश, वो बहुत ही जल्दी खुश हो जाती थी। टू ईजिली इम्प्रेस्ड, बहुत ही जल्दी किसी से भी वो इम्प्रेस हो जाती थी, बहुत ही जल्दी किसी से भी प्रभावित हो जाती थी। शी लाइक्ड वट एवर शी लुक्ड ऑन, वो जिसे भी देखती थी उसी को पसंद कर लेती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और वो हर जगह देखती थी, उसका ध्यान हर जगह जाता था। सो दीज लाइन्स शोज दैट डचेस वॉज वेरी गुड नेचर्ड पर्सन, शी वॉज प्योर एट हार्ट। सर, इट वॉज ऑल वन, माई फेवर at her breast, the dropping of the daylight in the west, the bow of cherries some officious fool broke in the orchard for her, the white mule she rode with round the terrace, all and each would draw from her alike the approving speech। यहाँ ड्यूक कहता है कि वो हर चीज़ से खुश हो जाया करती। अगर मैं उसकी कोई फेवर करूँ, मैं उसे कोई उपहार दूँ, मैं उसे कोई कीमती हार दूँ, तो वो उससे खुश हो जाती थी। पश्चिम में अगर सूरज को डूबते हुए देखती थी तो उससे खुश हो जाया करती। अगर कोई व्यक्ति कोई
मूर्ख व्यक्ति भी जो उसका फेवर चाह रहा हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति भी उसको चेरी की टहनी ला कर दे, वो मीन्स टहनी, एक चेरी तोड़ के ले आए या उसकी टहनी तोड़ कर ले आए, तो वो उससे भी उतना ही खुश हुआ करती। ब्रोक इन द orchard फॉर हर, बगीचे में से चेरी की टहनी तोड़ के ला के उसे दे तो वो उससे भी उतनी ही खुश हुआ करती। द वाइट म्यूल, म्यूल मीन्स खच्चर, द वाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस, खच्चर की सवारी करना भी उसको पसंद था। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्लश एट लीस्ट। ऑल एंड ईच, सभी की, वो हर किसी व्यक्ति की प्रशंसा किया करती थी जो उसके लिए कोई छोटा सा भी काम कर देता और वो उसी से खुश हो जाया करती। सो here Duke tells the messenger that his wife was a foolish woman who liked whatever she looked on. She liked the costly necklace that Duke gave to her. She also liked a cheap gift of a branch of cherries brought by some very ordinary person. Duke also explains that his wife had silly habits. She praised the beauty of the sunset. She loved riding a mule. She praised each and everything who did her a little favor. She thanked men, good, but thanked somehow, I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift. वह उन व्यक्तियों का धन्यवाद करती थी जो उसके लिए कुछ करते थे। गुड, ये अच्छा है धन्यवाद करना, बट, परंतु, थैंक्ड समहाउ, परंतु किस तरह से धन्यवाद किया जाए, आई नो नॉट हाउ, उसका धन्यवाद करने का तरीका ऐसा था जो कि एक डचेस को शोभा नहीं देता। माई गिफ्ट ऑफ अ 900 ईयर्स ओल्ड नेम, हमारे ख़ानदान का नाम है, 900 साल का एक इतिहास है। विल एनीबडीज़ गिफ्ट, परंतु डचेस के लिए एक साधारण व्यक्ति के उपहार की भी उतनी ही कीमत थी जितना कि उसके पति के उपहार की। तो यहाँ ड्यूक कहता है कि जो मेरी पत्नी है उसकी आदतें मुझे पसंद नहीं थी। Who would stoop to blame? Blame means दोष लगाना। This sort of trifling means छोटी छोटी बातें। ड्यूक कहता है कौन भला उसे दोष देने के लिए अपने आप को नीचा करे और ऐसा मूर्खतापूर्ण नाटक करे या ना करे। मीन्स ड्यूक यहाँ ये कहना चाहता है कि अगर मैं उसे रोकता तो उस कंडीशन के अंदर मैं अपने आप को ही नीचा दिखाता, क्योंकि बेसिकली जो डचेस है वो कुछ गलत नहीं कर रही थी। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, स्किल निपुणता, स्पीच बोलने में, विच आई हैव नॉट, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एंड वन एंड से जस्ट दिस और दैट in you disgust me, here you miss or there exceed the mark. ड्यूक कहता है कि अगर तुम में बोलने की निपुणता होती, वाक्पटुता होती, जो शायद मुझ में नहीं है, टू मेक योर विल, और तुम अपनी इच्छा बहुत ही क्लियर शब्दों में डचेस को कहते कि मुझे तुम्हारी ये बात या तुम्हारी वो बात पसंद नहीं है, तो ऐसा कहना भी मेरे सम्मान के विरुद्ध था। हेयर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, कि तुम यहाँ अपनी सीमाओं को क्रॉस कर रही हो। एंड इफ़ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो, और अगर वो तुम्हारे इस लेसन को मान जाती, अगर वो मेरी इस बताई हुई बात को कह देती कि ठीक है मैं अब यही फॉलो करूँगी, नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स forsooth and made excuse, even then would be some stooping, and I chose never to stoop. अगर डचेस ड्यूक की सलाह को मान लेती, वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करती, अपने आप को सुधार लेती, लेकिन
जो ड्यूक है वो इतना घमंडी है कि वो सलाह देना भी अपनी शान के खिलाफ समझता है। वो सोचता है कि अगर मैं डचेस को सलाह देता हूँ तो मैं खुद ही अपने आप को नीचे गिराता हूँ। तो ये जो लाइंस हैं ये बताती हैं कि जो ड्यूक है वो घमंडी पर्सन है और वो उसकी जो पत्नी है जो डचेस है वो बहुत ही सिंपल लेडी है। तो यहाँ ड्यूक को ये बात भी पसंद नहीं है कि वो अपनी पत्नी को जाके कहे कि उसे अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। सो दीज लाइन्स शोज दैट ड्यूक हैज़ एन एरोगेंट नेचर while the Duchess has a very simple person. Oh, sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her. ड्यूक मैसेंजर को कहता है कि जब भी मैं उसके पास से गुजरता था तो वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी। बट हु पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल। परंतु ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ मुझको देखकर मुस्कुराती थी, उसके पास से कोई भी गुजरता वो उसको ही भी देखकर मुस्कुराती थी। दिस ग्रू आई गेव कमांड्स। इसलिए मैंने कमांड दे दी, मैंने आदेश दे दिया। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर। और वो सारी मुस्कुराहटें एक साथ रुक गई। मीन्स ड्यूक ने कमांड दिया और डचेस की जो मुस्कुराहटें थी वो रुक गई। मीन्स ड्यूक ने डचेस को मारने का आदेश दे दिया। एंड हर स्माइल्स स्टॉप्ड फॉर एवर एंड नाउ द लास्ट डचेस स्टैंड्स अलाइव ओनली इन हर पोर्ट्रेट। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव। और आज ये इस तस्वीर में खड़ी है, ऐसे लगती है जैसे कि वो जीवित हो। विलंट प्लीज़ यू राइज, वी विल मीट द कंपनी बिलो। ड्यूक मैसेंजर को चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि हम नीचे चलें, वहाँ हम एक दूसरे को कंपनी देंगे। आई रिपीट, द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिशेंस मीन्स दया इज़ एम्पल वारंट दैट नो जस्ट pretense means मांग demand of mine for Dory will be disallowed, though his fair daughter's self, as I avowed at starting, is my object. ड्यूक मैसेंजर को कहता है कि तुम्हारा काउंट जिसकी बेटी का रिश्ता आया है ड्यूक के लिए, कि तुम्हारा काउंट अपनी दया के लिए प्रसिद्ध है, अपने उदार व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध है। और ये एक तरह से एक गारंटी होगी, एक वारंटी होगी कि मेरी जो दहेज की मांग है वो ठुकराई नहीं जाएगी। मीन्स यहाँ पर ड्यूक जिसकी सेकंड मैरिज होनी है वो अब भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे दहेज मिलेगा। और वो संदेशवाहक को, मैसेंजर को कहता है कि काउंट जिसकी बेटी का रिश्ता तुम लेकर आए हो वो बहुत एक दयालु व्यक्ति है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जो दहेज की मांग है वो ठुकराई नहीं जाएगी। दो यद्यपि हिज फेयर डॉटर सेल्फ, मैं जो ये विवाह करने जा रहा हूँ ये काउंट की जो सुंदर बेटी है उसकी सुंदरता की वजह से मैंने यस की है। एट स्टार्टिंग इज़ माई ऑब्जेक्ट, यह बात मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दी थी। ने वी विल गो टुगेदर डाउन, कि आओ अब हम दोनों नीचे चलते हैं। नोटिस नेपच्यून, रास्ते में नीचे जाते हुए एक मूर्ति थी समुद्री देवता नेपच्यून की। तो उस मूर्ति को दिखाते हुए ड्यूक कहता है नोटिस नेपच्यून, कि इस समुद्री देवता नेपच्यून की मूर्ति को देखो। दो टेमिंग अ सी हॉर्स, जो एक समुद्री घोड़े को वश में कर रहा है। थॉट अ रेयरिटी, रेयरिटी मीन्स दुर्लभ, यह मूर्ति बहुत ही दुर्लभ मानी गई है। विच क्लॉज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, इस मूर्ति को इंसबर्ग के क्लास नाम का एक मूर्तिकार हुए हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज धातु में, कांसे में मेरे लिए बनवाया था।
तो यहाँ ड्यूक फिर से शो ऑफ कर रहे हैं मैसेंजर के सामने अपने बारे में। सो दिस इज़ माई लास्ट टचेस रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, where poet Robert Browning explores the last wife of Duke. This is dramatic monologue. Duke is the speaker in this poem and he explains his last wife. Thank you.